Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to you all in my YouTube channel सादिया कैंप पॉइंट। मेरा नाम सादिया अहमद खान है और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे फॉर एसएससी पार्ट 1 ऑफ योर फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सिलेबस। इस केमिस्ट्री की वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि फेडरल बोर्ड में कौन सी केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक यूज की जा रही है, इस केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक के अंदर कौन कौन से कॉन्टेंट्स और चैप्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। एंड थर्ड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज की वीडियो का, वो है पेपर पैटर्न। क्योंकि 9th क्लास में बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, इसलिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास पेपर किस तरह सेट किया जा रहा है और उसमें किन तरह की या किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बिकॉज स्मार्ट स्टडी जो है वो बोर्ड की पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हर चीज़ तैयार करें बट स्मार्टली तैयार करें तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो इन्हेंस हो जाती है। पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री ग्रेड 9 बाय नेशनल बुक फाउंडेशन, जिसका इमेज आपको नजर आ रहा है, ये फेडरल बोर्ड में यूज की जा रही है। इसका लेटेस्ट एडिशन आप बाय करें। ये बुक और जो आपकी ज्योमेट्रिक की बुक है केमिस्ट्री की, बोथ आर वेरी वेरी इजी एज कंपेयर टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। इस बुक के अंदर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल वे में समझाए गए हैं और क्लियर किए गए हैं। इसीलिए इस बुक के अलावा आपको सिर्फ अपने लेक्चर्स जो हैं, जो आप टीचर्स से या डिफरेंट वीडियोस से आप ले रहे हैं, या आगे मैं भी इंशाल्लाह इस बुक में से जो लेक्चर्स बनाऊंगी आप उसे नोट करें, उसे सुने और अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करें। जस्ट अपनी बुक को यूज करें और अपने खुद के प्रिपेयर किए गए नोट्स को यूज करके इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इस बुक को प्रिपेयर करेंगे तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव की बुक यूज कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस टेक्स्ट बुक को हमने कैसे डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बोर्ड पैटर्न, हम लोगों ने अपनी बुक को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। देयर आर टोटल 8 चैप्टर्स। Chapter number 1 is fundamentals of chemistry. Chapter number 2 structure of atoms. Chapter number 3 periodic table and periodicity of properties. Chapter 4 structure of molecules. पहले 4 चैप्टर सेक्शन 1 में हैं, अगले 4 चैप्टर सेक्शन 2 में हैं। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, बुनियादी चीजें इसके अंदर मौजूद होंगी। एटम की डेफिनेशन, एलिमेंट की डेफिनेशन, कंपाउंड, बेसिक डेफिनेशंस मौजूद हैं। हम किसी भी मैटर को मेजर कैसे कर सकते हैं, मास की फॉर्म में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हम इसको मेजर करते हैं। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम क्या चीज है, उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो वो कहाँ पे मौजूद हैं, एटम बिहेव कैसे कर रहा है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। अगर इस चैप्टर को बहुत कीनली और जो है वो लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस चैप्टर इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिस ऑफ योर केमिस्ट्री। अगर किसी ने पीरियोडिक टेबल को जो है वो अच्छे तरीके से समझ लिया, उसको उसने पढ़ना सीख लिया, याद करने की बात नहीं कर रही, आप पीरियोडिक टेबल को सिर्फ एक दफा देख के उससे अंदाजा लगा लो कि प्रॉपर्टीज कैसे काम कर रही हैं, तो आपने 80% केमिस्ट्री आपकी जो है वहीं पे क्लियर हो जाती है। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लास्ट ईयर बोर्ड में 30% जो 9th क्लास का पेपर था वो इस चैप्टर में से सेट किया गया था। इसमें हम लोग एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, वो इंशाल्लाह हम इसमें स्टडी करेंगे। सेक्शन 2 के अंदर हमारे पास चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8, लास्ट 4 चैप्टर्स मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 5 में फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस क्या हैं, उनका बिहेवियर कैसे होता है। चैप्टर 6 सॉल्यूशंस क्या हैं। चैप्टर नंबर 7 अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम बैटरीज पढ़ेंगे, सेल्स पढ़ेंगे और इसमें से भी बोर्ड में क्वेश्चन मस्ट आता है। चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी, एलिमेंट्स क्या हैं, वो आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं, उसके बेसिक्स जो ट्रेंड है वो हम इंशाल्लाह इसके अंदर स्टडी करेंगे। इन 2 सेक्शंस को अपने माइंड में रखिएगा, आपका जो पेपर है वो भी इन 2 सेक्शंस के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न की। आपके जो पेपर के अंदर सिलेबस इंक्लूड किया गया है वो 2006 नेशनल बुक फाउंडेशन के करिकुलम के मुताबिक है। आपका जो लेटेस्ट नोटिस आया है वो है 8 जून 2019 के अंदर, कि आपका जो पेपर है वो 65 टोटल मार्क्स का होगा, जिसमें 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 12 मार्क्स, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 18 मार्क्स, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 15 मार्क्स,
सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 मौजूद है इसमें। इसके टोटल 10 मार्क्स हैं। क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड में अपियर होंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फेडरल बोर्ड में किसी भी लेवल पे या किसी भी बोर्ड में 3 तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। फेडरल बोर्ड के अंदर इसकी डिवीजन ये है, 3 तरह के क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड। नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड। अब हमारे पास जो नॉलेज बेस है वो पूरे हर एक सेक्शन में, सेक्शन ए हो, बी, सी या डी, किसी भी सेक्शन का 30% हिस्सा, जैसे सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, तो उस ऑब्जेक्टिव में 30% जो क्वेश्चंस होंगे वो नॉलेज बेस होंगे। अभी हम बात करते हैं ये नॉलेज बेस क्या है। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग में किसी भी सेक्शन में, सेक्शन बी में है अगर आप, तो इसमें 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे। सिमिलरली आपके पास जो एप्लीकेशन बेस हर एक सेक्शन के अंदर ए, बी, सी सब में 20% जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जो अभी हम बात करते हैं कि ये जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन से मुराद क्या है। पहले हम बात करते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन की। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन से मुराद ये है कि आपके पास वो तमाम तर चीजें जो बुक में एज इट इज लिखी हुई थी, जैसे डेफिनेशंस हो गई, ठीक है, आपसे एटम की डेफिनेशन एज इट इज बुक में दी गई है, आपने उसको याद करना है और वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपने इसमें हम लोग किसी भी स्टूडेंट की या कैंडिडेट की ये एबिलिटी मेजर करते हैं कि वो अपनी नॉलेज को दोबारा उसने मेमोराइज कैसे किया है और उसने उस डाटा को लर्न कैसे किया है। नॉलेज रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट की ऐसी एबिलिटी टू रिकॉल द लर्नड और मेमोराइज इंफॉर्मेशन ऑन डाटा, कि जो चीजें उसने याद की हुई है, समझी हुई है, उसको दोबारा से रिकॉल करके दोबारा से अपने माइंड में लेके आके वो दोबारा से कैसे रिप्रोड्यूस करता है, पेपर में फिर से कैसे लिखता है। इसमें ज्यादातर आपके पास डेफिनेशंस आ जाती हैं या डेरिवेशंस आती हैं जो बुक के अंदर एज इट इज दी गई हैं आपके पास, आप उसको एज इट इज जो है वो पूछ लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म मोल विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स। अब इसके अंदर सिंपल आपकी मोल की डेफिनेशन बुक में है, 7 एग्जांपल दी गई है, एज इट इज चीज है, आपने इसको याद करना है और फिर से लिख देना है। एमसीक्यूज में जैसे पूछ लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स, गोल्ड, आयरन, प्लास्टिक, सिल्वर। अब ये चीज एज इट इज बुक में लिखी गई है, ये एक नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आपने इसको एज इट इज याद किया हुआ है, ठीक है, और आप इसको उसी पॉइंट को अपने माइंड में रखो, रिकॉल करो और इसका आंसर दे दो। तो नॉलेज बेस्ड जो है वो 30% क्वेश्चन हर सेक्शन में इस तरह के बनेंगे आपके पास। दूसरा आपके पास आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपको कितनी समझ आई है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, कोई सॉल्व एग्जाम्पल है जो बुक में दी गई थी, फॉर एग्जाम्पल ऐसी एग्जाम्पल्स जो कि जिसमें मैथ्स निकालने के लिए कहा गया है आपको कि साइंटिफिक रीजन है जो बुक में एक्सप्लेन हुई भी है एज इट इज, कि व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल से ज्यादा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। अब ये चीज एज इट इज आपकी 9th क्लास की बुक में एक्सप्लेन की गई है। इसमें वो सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज आपको दी गई है वो आपको कितनी अंडरस्टैंड हुई है, उसको अगर हम लिविंग वर्ड के अंदर या प्रैक्टिकल वर्ड के अंदर अप्लाई करेंगे तो क्या वो चीज आपको समझ आई है। सो अंडरस्टैंड, इसको हम आल्सो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन कहते हैं। इन क्वेश्चंस में हम किसी भी कैंडिडेट की ये एबिलिटी मेजर करते हैं टू कंप्रीहेंड अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को उसने कितने अच्छे तरीके से समझा है और फिर उस इंफॉर्मेशन को उसने किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कैसे किया है, एंड और सिचुएशन एंड प्रोवाइड हिज और हर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू इट, कि उसने अपना रिस्पॉन्स जो उसका अपनी जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको वो कैसे बताता है। इसमें ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स आपकी बुक में सॉल्व हुई हुई हैं वो एज इट इज आपसे पूछी जा सकती हैं, जो रीजनिंग वहां पे मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में ये फिनोमिना चैप्टर जो है 7 उसमें एज इट इज एक्सप्लेन है, चैप्टर नंबर 8 में भी थोड़ा बहुत ये एक्सप्लेन है। एल्यूमिनियम हैज हायर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज देन आयरन, जो एल्यूमिनियम है उसको लोहे की निस्बत ज्यादा जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकती है या उसको जंग ज्यादा आसानी से अगर वो लगे तो उसको लग सकता है, लेकिन फिर भी वो एक सेफ मेटल है, हम एल्यूमिनियम के बर्तन बनाते हैं। जस्टिफाई योर आंसर विद रीजन। अब आपको मेटल की इन दोनों की प्रॉपर्टीज बता दी गई हैं, आपने उस चीज को समझा, अब इस चीज को आपने अपनी वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, अंडरस्टैंडिंग आपने बतानी है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है। या हमें बताते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 इज। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है आपके चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है,
आपको उस कॉन्सेप्ट के साथ एक चीज कैलकुलेट करने के लिए दी गई कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है, अगर आया है तो उसको अप्लाई करें टू फाइंड आउट द स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट इन दिस कंपाउंड। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मटेरियल बनता है। नेक्स्ट आपके पास आती है एप्लीकेशन। आपके पास 20% जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे हर एक में से। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो अनसीन क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पास, या ऐसे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं। लॉजिकल रीजनिंग हो सकती है, ऐसे जो सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज हैं जो बुक में सॉल्व नहीं है। इसमें क्या चेक किया जाता है कि जो चीजें आपको बुक के अंदर समझाएंगी और फिर उनको समझाने के लिए जो एग्जाम्पल सॉल्व की गई, क्या उस चीज को अगर आपने अच्छे तरीके से समझा है तो क्या खुद से आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन जो बुक में सॉल्व नहीं है, जस्ट लाइक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग या साइड बॉक्स इन्फॉर्मेशन अगर कहीं पे दी गई है तो वो उस बेस में एक पॉइंट क्लियर है, एक पॉइंट आपसे पूछ लिया गया है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन बेस्ड कहते हैं। सो एप्लीकेशन बेस्ड रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ यू टू यूज लर्नड मटेरियल, कि जो मटेरियल आपने लर्न किया आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हो, ये आपकी एबिलिटी चेक होगी इन न्यू और कंक्रीट सिचुएशन, किसी नई सिचुएशन के अंदर जो कि आपके लिए आपने पहले उसको नहीं देखा, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिजाइन अ स्केड्यूल और टास्क। ठीक है, कि आप उस प्रॉब्लम को या उस टास्क को करने के लिए जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपने जो मटेरियल लर्न किया है आप उसको कैसे यूज करते हो। 9th क्लास के अंदर जो अनसीन क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आएंगे। 20% जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें आते हैं, लेकिन जो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एक्सरसाइज और सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज हैं, या जो थिंक टैंक आपकी बुक के आखिर में दिया गया है वहां से आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी मोल्स एंड एटम्स आर देयर इन 60 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। फॉर एग्जाम्पल, बुक में क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी मोल्स एंड एटम्स आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ कार्बन। बुक में कार्बन के लिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व है, लेकिन अगर आपके पास जो है वो पेपर में आ गया है 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम, कॉन्सेप्ट सेम है, मेथड सेम है, सिर्फ डाटा चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि आपको पता है, आपके पास नॉलेज है, आप उसी नॉलेज को यूज करें और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। नेक्स्ट आपके पास आता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस while its boiling point is 100 degree Celsius at STP. Its physical state at 120 degree Celsius will be. अब यहाँ पे आपको चीजें जो है वो पूछी गई हैं, कुछ डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है और आपको बताया गया है कि जी इसको इस्तेमाल करके आप बताएं कि हमारे पास 120 पे फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो जैसे पानी 0 पे जम जाता है और 100 पे वो बॉयल हो जाता है, तो 120 पे क्या होगा, तो 120 से ज्यादा वो स्टीम में, गैस में अवेलेबल है। तो आपने अपने उस नॉलेज को यूज करके उसकी फिजिकल स्टेट की आपने ये बताया कि हमारे पास गैसियस स्टेट में या स्टीम में वो अवेलेबल होगा। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब आपने अपना पेपर तैयार करना है या आपने कोई भी टॉपिक तैयार करना है, तो आपने माइंड में ये अपने माइंड को ट्रेन करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक में से इन 3 टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस के अंदर जब भी मैं कोई टॉपिक इंशाल्लाह स्टडी करूंगी आपको बताऊंगी, तो मैं उसके एंड के ऊपर जो उस टॉपिक में से रिलेटेड इन तीनों कैटेगरीज के क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो हम उससे डिस्कस जरूर करेंगे। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, पेपर पैटर्न। आपके पास सेक्शन ये 12 मार्क्स का था, 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, इसमें 20 MCQs हैं जिसे आपने उसके ऊपर ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है सब्जेक्टिव पेपर, ये 53 मार्क्स का है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 hours and 40 minutes का टाइम होगा। इसमें टोटल 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। इनको सॉल्व करने के लिए आपको सेपरेट आंसर बुक अवेलेबल होगी। अब मेन पॉइंट जो इसमें समझने वाला है वो क्या है, सेक्शन बी जिसमें 3 मार्क्स टोटल हैं आपके पास, इसमें पहले 4 चैप्टर्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पास टोटल इसके अंदर जो है वो 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपने 6 जो है उसका आपने आंसर देना है और टोटल इसके 18 मार्क्स हैं। तो फर्स्ट जो है 4 चैप्टर्स हैं इसमें से उस बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेक्शन सी है, उसके 15 मार्क्स हैं, इसमें भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 5 से लेके 8 चैप्टर इसके अंदर मौजूद होंगे। टोटल 8 क्वेश्चन हैं, उसमें से आपने 5 को जो है वो सॉल्व करना है और हर एक के इक्वल मार्क्स हैं। नेक्स्ट पेपर पैटर्न में हमारे पास सेक्शन डी आ रहा है। सेक्शन डी में टोटल आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 3, ए एंड बी पार्ट उसमें मौजूद है, डिवीजन उसके अंदर जो है वो
10 मार्क्स आपके पास टोटल होंगे। उस 10 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 4 और 6 में भी और 5 और 5 में भी। आपके पास 6 से ज्यादा और 4 से कम मतलब 3 नंबर का या 7 नंबर का क्वेश्चन इस सेक्शन में नहीं बनता। तो हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 4, 5 एंड 6, इनके ए एंड बी पार्ट हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है। आपने इसमें से कोई से भी जो है वो 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको जो मेरी आज की वीडियो है उसमें से जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में या अपनी क्यूरीज के लिए अगर आप अलग से कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ईमेल आईडी गिवन है, आप उसके ऊपर मुझे अलग से भी ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर वीडियोस आपको उनका नोटिस जो है वो फ्री में आसानी से आपको मिल सके। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।